हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Y2 का बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने सारा समझा था, पूरा लाइफ साइकिल समझा था Y2 का रिक्वेस्ट का कि कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि Y2 का जो एडवांस टेम्पलेट है उसको कैसे इंस्टॉल करें और उसको कैसे रन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट पे आ गया अपनी, तो यहाँ लास्ट में चलते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ है Y2 की जो मेन वेबसाइट है उसके बाद एडवांस प्रोजेक्ट टेम्पलेट, यहाँ जाइए, इंस्टॉलेशन कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। और यही सेम चीज़ है यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ पे भी डाला है। सेकंड जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एडवांस टेम्पलेट को कैसे इंस्टॉल करें। ओके, कहीं किसी भी जगह से कॉपी कर लेते हैं। आते हैं अपने VS कोड पे। टर्मिनल ओपन करते हैं। जो कमांड अभी मैं लेके आया था उसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। इसको बस कर, ठीक है। तो इसमें क्या, कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रिफर्ड लिस्ट और उसके बाद Y2 सॉफ्ट ऐप एडवांस। जब लास्ट टाइम किया था हमने तब यहाँ पे एडवांस के जगह लिखा था बेसिक, इस बार है एडवांस। तो ये हमारे फोल्डर का नाम जो भी बनने वाला है, और एंटर कर देते हैं। ये 1 मिनट लेगा मुश्किल से। तो इसको, ये कंपोजर जितने जो भी वो है हमारी पैकेजेस उनको इंस्टॉल कर रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे बेसिक के नीचे, ये बेसिक हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने इंस्टॉल किया था वो है, और ये है हमारा एडवांस। एडवांस के अंदर हमारे पास आता है, मैंने कहा था कि बेसिक के अंदर हमें एक ही एप्लीकेशन मिलता है और एडवांस के अंदर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन मिलती है। तो देखते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो पहले है बैकएंड। बैकएंड एप्लीकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारी वर्क करती है एज ए एडमिन पैनल। हम अपनी वेबसाइट को, किसी भी कोई भी डायनेमिक वेबसाइट अगर हम बनाए तो उसमें एक फ्रंट एंड होगा जो कि यूजर एंड होगा, एक होगा एडमिन पैनल, जहाँ से हम चीज़ें मैनेज करेंगे कि एडमिन यूजर को क्या दिखाना चाहिए। तो वो एडमिन पैनल हम बैकएंड के अंदर बना सकते हैं। फिर आता है हमारा जो एक बैकएंड के अंदर हमारे पास वही सेम चीज़ है जो बेसिक में थी, एसेट्स, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मॉडल, रन टाइम, टेस्ट, व्यू और वेब। तो ये जो हमारा है बैकएंड के अंदर जो वेब है, तो ये बैकएंड एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। तो अभी इंडेक्स फाइल मिल नहीं रही है, तो अभी बताऊंगा कैसे आएगा वो। तो सेम ऐसे ही हमारे पास है कॉमन। कॉमन क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड, इन दोनों के लिए जो हमारे कॉमन कोड होगा। जैसे हमारे कॉमन मॉडल्स हो सकते हैं, कॉमन हमारा मेल के टेम्पलेट्स हो सकते हैं, कॉमन कॉमन विजेट हो सकता है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है। उस तरीके से जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं वो हम कॉमन फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो बैकएंड के अंदर हमारा बैकएंड एप्लीकेशन, कॉमन के अंदर हमारा जो भी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कोड है फ्रंट एंड और बैक एंड को जो जोड़ता है, उसका कॉमन चीज़ें हम उसके अंदर रख सकते हैं। कॉमन के नाम से समझ आ रहा है वैसे तो। फिर आता है कंट्रोल। उसमें क्या था, हमारे पास सिर्फ बेसिक के अंदर एक ही फोल्डर था कंट्रोलर कमांड्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम है हमारा कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए। कॉन्फ़िग फाइल है, कंट्रोलर्स है, माइग्रेशन फाइल है, मॉडल्स अगर अलग करने हैं, रन टाइम फोल्डर ये अलग है। ठीक है, तो ये कंट्रोल एप्लीकेशन होगी। फिर हमारा एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट जैसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया। उस तरीके से हमने एनवायरनमेंट के लिए हमने पूरी फाइलें बना के रखी हुई कि अगर हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाएंगे तो कौन सी कॉमन लोकल या प्रेम्स लोकल हमारा जाना चाहिए, कौन से वेब वाली फाइलें जानी चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होंगे तब हमें कौन सी फाइलें होनी चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट देता है। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी चल रहा होगा तो हम उसमें स्टेजिंग करके ऐड कर सकते हैं और अपनी फाइलें कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं फ्रंट एंड पे। ये एप्लीकेशन है फ्रंट एंड जो कि यूजर के लिए यूज होगी। बैक एंड यूज हुआ था एडमिन पैनल के लिए, और फ्रंट एंड यूज होगा हमारा फ्रंट एंड लोगों के लिए। जो भी यूजर होगा, एंड यूजर, जैसे हमारी मान लीजिए हमारा एक स्कूल की वेबसाइट है, उसमें एक फ्रंट में क्या होगा कि स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहेगा कि स्कूल में कितने बच्चे, कितनी क्लासेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से आप जाके टीचर कितने हैं, फैकल्टी कितनी है, आप कुछ भी क्यूरी डाल सकते हो, स्टूडेंट कौन अलग होगा। उस तरीके से जो फ्रंट एंड हम डिज़ाइन करते हैं वो हम फ्रंट एंड के अंदर रख सकते हैं।
और उस फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए तो ये होगा कि हम कहीं से कोर्स ऐड करेंगे, वो टीचर्स ऐड करेंगे, दिखाएंगे कि टीचर कितने हैं, कुछ ब्लॉग अगर हमने डाल रखा है तो ब्लॉग दिखाएंगे कि ब्लॉग एडिट अपडेट करना हो, वो सब मैनेज करना हो, तो वो सब हम कोड लिखेंगे बैकएंड के अंदर। तो हमारी एप्लीकेशन अगर मतलब हमें शुरू से पता कि एप्लीकेशन हमारी ग्रो करने वाली है, हमें एक लार्ज प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो हम उसको यूज करेंगे एडवांस टेम्पलेट के साथ, जिसमें हम बैक एंड पूरा अलग कर लेंगे सेपरेट और फ्रंट एंड पूरा अलग सेपरेट कर लेंगे। उससे हमारा कोड भी स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका आने का चांसेस मतलब खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में वही सेम एसेट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोलर, मॉडल, रन टाइम, व्यू, वेब, सेम ऐसे ही जैसे एंट्री पॉइंट हमारा बैक एंड का था वैसे एंट्री पॉइंट है हमारा फ्रंट एंड का। ठीक है, फ्रंट एंड हो गया हमारा। फिर बैकग्राउंड, ये वही जो प्रोडक्शन वाला मैंने बताया था, इसको आपको डेवलपमेंट में कोई इतना यूज़ नहीं है, आपको इसको इग्नोर कीजिए। फिर सेम है वेंडर फोल्डर, वेंडर फोल्डर वही जिसमें हम सब कॉमन पैकेजेस रखते हैं, जो लास्ट टाइम ही मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में कि वेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी। फिर गिट इग्नोर फाइल्स, ये भी बता दिया मैंने आपको क्या होता है। कंपोजर डॉट जेसन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे गिट इग्नोर फाइल में अंदर एक बार पहले फिर से आता है गिट इग्नोर पे, इसमें पहले कम चीज़ें थी हमारे पास, लेकिन इस बार ये चीज़ें थोड़ी बढ़ के आई हैं। जैसे फ्रंट एंड का वेब हमने इंडेक्स इग्नोर किया, ऐसे ही बैक एंड का इग्नोर किया, तो उस तरीके से हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड होके आई हमारे पास। फिर कंपोजर इनिट, इनिट एक फाइल जो भी यूज होने वाली, जैसे इनिशलाइज हम प्रोजेक्ट को करते हैं कि हमें कौन से एनवायरनमेंट पे अपने प्रोजेक्ट को यूज करना है, तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे आएंगी। फिर है रिक्वायरमेंट फाइल, जैसे रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हमने चेक किया था वैसे रिक्वायरमेंट इसके लिए भी चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर है वाई डबल आई फाइल, ये वाली फाइल। ठीक है, चलिए अभी यूज करते हैं इसको, है ना, सीधा क्लियर करते हैं। आते हैं फोल्डर पे वाई टू एडवांस। तो सबसे पहली कमांड जो हमें इसको रन करने के लिए चाहिए होती है वो है PHP INIT, क्योंकि आप यहाँ पे देखो आपको वाई डबल आई फाइल को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। उस यहाँ पे क्या था, बेसिक के अंदर हमें यहाँ पे वाई डबल आई फाइल मिल रहा था बाहर ही, जिस टाइम अपनी कंट्रोल एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें इनिट को यूज करना है। सर वो वाई डबल आई फाइल है लेकिन वो कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, उसको अभी आएगी तो देखते हैं। जैसे PHP इनिट हमने किया, इसको रन करते हैं। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास दो एनवायरनमेंट थे, एनवायरनमेंट्स डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। अब हम ये जो एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल कर रहे हैं वो किस एनवायरनमेंट के लिए करें, तो बेसिकली हम अगर अभी इसको डेवलप ही कर रहे हैं तो ये तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही जाएगा, तो हम इसमें लिखते हैं 0। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखते हैं। इन सबको यस करते जाते हैं क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं, तो यस कर देते हैं सब चीज़ों को। अब देखो इसने कुछ फाइलें हमारी इन फोल्डर से कॉपी करके अलग फोल्डर में लेके गया। जैसे कंट्रोल के अंदर परम्स लोकल जनरेट ऐड किया, ये वाली फाइलें ऐड की। बैकएंड के अंदर परम्स लोकल, टेस्ट लोकल, रोबोट्स, वाई टेस्ट और ये वाई डबल आई फाइल, ये सब जनरेट की फाइल, ये सब फाइलें हमारी यहाँ पे रखी थी पहले से। इन सबको कॉपी करके उसने अलग अलग फोल्डर में डाला जहाँ पे इनकी जरूरत है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट आपका क्लियर हो गया। अब इसको क्लियर करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास वाई डबल आई फाइल जो है ये जनरेट हो गई है। अब हम इसका यूज करके अपना आगे की चीजें जो हमें करनी है वो हम कर सकते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले कॉमन के अंदर चलते हैं। कॉमन के अंदर हमारे पास फाइलें आई है, मेन लोकल, परम्स लोकल, तो इन्हीं पे दो पे फोकस करते हैं। पहले मेन लोकल के अंदर ये जो कॉमन फोल्डर मैंने बताया था कि ये पूरा कोड जो है वो यूज होगा दोनों एप्लीकेशन के लिए, फ्रंट एंड बैक एंड और साथ साथ कंट्रोल के लिए भी। तो इसके अंदर हम अपना डेटाबेस क्या यूज करना चाहते हैं तीनों एप्लीकेशन के लिए, वो हम एक ही बार सेट करेंगे, वो तीनों के लिए यूज हो जाएगा। फिर हम मेलर, अपना कौन सा मेलर यूज करेंगे वो, तो कंपोनेंट अगर हमें कोई एडिशनल कंपोनेंट यूज करना है जो कि तीनों एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, वो भी हम इसी के अंदर रखेंगे। ठीक है, और परम्स लोकल, परम्स आपको बताया था मैंने कि ग्लोबली वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो फिर से बताता हूँ कि जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने बेसिक यूआरएल डिफाइन किया था। ठीक है, तो बेसिक यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे, और उसी तरीके से हमने यहाँ पे सेट किया
कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है हमारे प्रोडक्शन का। एक तो एनवायरनमेंट जो हमारा चल ही रहा है, लेकिन हमें कभी कभी चाहिए था कि एनवायरनमेंट क्या हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्शन या फिर कुछ भी, या फिर कोई भी वेरिएबल जो हमें रिक्वायर्ड हो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल हमारा तीनों एप्लीकेशन में मिलने वाला है, फ्रंट एंड, बैक एंड और कंट्रोल में। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके साथ चलते हैं बैक एंड में। अब यहाँ पे देखो आपके पास वेब फोल्डर नहीं है कोई भी कॉमन के अंदर, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारा सिर्फ कोड बेस है जो हमारा दोनों उसमें यूज होगा, फ्रंट एंड बैक एंड कंट्रोल के साथ। अब आते हैं बैक एंड के साथ। बैक एंड में हमारे पास वेब के अंदर देखो कि इंडेक्स फाइल आ गई पहले से, जो अभी जनरेट हुई थी उससे इनिट कमांड से। उसके बाद आते हैं कॉन्फिग के अंदर। कॉन्फिग के अंदर वही हमारे पास मेन लोकल है, परम्स लोकल है और परम्स है, कोई एडिशनल परम्स होंगे जो मेन लोकल। अब इसमें जो फाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, इसके इस फाइल के अंदर जो हमारा एंट्री पॉइंट है, इसमें देखो पहले हमारे पास कुछ ही फाइल थी, अब यहाँ पे हमारे 4-5 फाइल एक्स्ट्रा हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन की जो कॉन्फ़िग है उसको मर्ज किया हमारी लोकल ऐप के कॉन्फ़िग के साथ, जो कि हमारा बैकएंड की कॉन्फ़िग है। तो जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं उन सबको हम ओवरराइट करके बैकएंड के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे मर्ज की, पूरा रिक्वायर्ड किया और ये एप्लीकेशन को रन किया। और सेम ऐसे ही कुछ होगा हमारे इसमें फ्रंट एंड के वेब में। कॉमन लोकल यूज किया, कॉमन कॉन्फ़िग उनको लोकल ऐप के साथ मर्ज किया और ऐप को रन किया। सेम ऐसा ही चीज़ आपको मिलेगा कंट्रोल के अंदर। कंट्रोल के अंदर चले वाइड वाली फाइल हमारी बाहर है, ये रही। यहाँ पे हमने सेम काम किया, कॉमन को यूज किया ताकि हमारे कॉमन जो कॉन्फ़िग है वो तीनों एप्लीकेशन के लिए एक जैसे यूज हो। ठीक है, ये अब आप आई होप आपको समझ होगा पूरा तीनों एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट क्या है और उन सब में क्या चीज़ें थी। अब ये हो गया, अब इसको करते हैं एक बार रन। रन करने से पहले क्या करते हैं, एक डेटाबेस सेट करते हैं। डेटाबेस हम सेट करेंगे मेन लोकल में, तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम देते हैं टेस्ट डीबी। पासवर्ड देते हैं अपना, मैं रूट का पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। चलते हैं डेटाबेस बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक नया डेटाबेस बनाते हैं टेस्ट डीबी। डेटाबेस हमारा बन गया। वापस VS कोड पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डीबी तो हमने लिख ही दिया था। अब इसको क्लोज करते हैं, आते हैं Y2 के एडवांस टेम्पलेट पे। यहाँ पे लिखते हैं PHP YII माइग्रेट। तो ये क्या करेगा, ये कमांड हमारा करेगा जैसे यूजर टेबल है हमारी जिसकी माइग्रेशन यहाँ पे पहले से बनी रखी है। कंट्रोल के अंदर आप देखोगे ये वाली फाइल इनिट जो थी, ये तो थी। अब ये है यूजर कमांड, जो हमारी यूजर जो माइग्रेशन है वो पहले से बनी रखी है। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन एक PHP की जो फाइलें होती हैं वो इस जो हमें PHP की क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये क्लासेस हमारी डेटाबेस का जो स्कीमा है उसको जनरेट करने के लिए काम आती है। जैसे हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है, हम उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें कोई नई टेबल ऐड करनी है तो वो टेबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, अप कमांड होगी जो कि हमारी जितनी भी माइग्रेशन है उसको ऐड करेगी, डाउन कमांड करेगी उन माइग्रेशन को रिवर्स करेगी। सेम ऐसे ही होता है माइग्रेशन का नाम होता है एक ये रैंडम नाम को, माइग्रेशन का क्या नंबर है ऐड, उसके बाद हमने क्या किया, क्लास डीबी माइग्रेट को एक्सटेंड किया। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे आगे। अभी माइग्रेट करते हैं एक बार कमांड को। माइग्रेट किया, इसको आप यस कर दीजिए। माइग्रेशन आर अप्लाइड। तो अभी आके देखते हैं अपने डेटाबेस में, यहाँ माइग्रेशन की एक टेबल बनी, यूजर एक टेबल बनी। ठीक है, तो ये टेबल हमारी बन चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ आप वेबसाइट पे आओगे एक बार तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये डेटाबेस आपको करना बता दिया। अब यहाँ पे ये कमांड है। अभी मैं आपको इसको सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट पे रन करने के लिए बताता हूँ। एक्चुअली जब हम इसमें डेवलपमेंट और आगे स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल होस्ट बनाएंगे। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम वर्चुअल होस्ट कैसे बनाते हैं बेसिक के लिए और एडवांस टेम्पलेट के लिए, ताकि हम उसको ये बार बार सर्व करके ना चलाना पड़े। क्योंकि रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मतलब जब हम बहुत सारी एप्लीकेशन पे काम करते हैं हमें हमेशा ऐसे सर्व करके नहीं चला सकते। हमें एक साथ 10 प्रोजेक्ट पे काम करना होता तो हमारे को टर्मिनल में जाके सर्व करके नहीं चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोकल में अपना
एंड वो सेट करेंगे, वर्चुअल होस्ट बनाएंगे, ताकि हमें डायरेक्ट हमारा सर्वर वो बन जाएगा, लोकल लोकल बन जाएगा हमारा एक फाइल, जो लोकल होस्ट बनेगा उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी लोकल चला के देखते हैं इसको। PHP वाई सर्व डॉक रूट, और ये हमने कॉपी कर लिया। आते हैं VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद इसको क्लियर करते हैं एक बार और रन करते हैं ये वाला। इससे क्या होगा कि ये PHP वाई सर्व जब करते हैं सिंपल, तब वो एक ही ऐप होता है हमारे पास बेसिक के अंदर, तो वो उसी को रन करता है। लेकिन अब हमें रन करना है फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड रन किया, फ्रंट एंड रन हो गया, फ्रंट एंड रन हो गया। अब एक बार देखा देता हूँ आपको, ये देखो फ्रंट एंड आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं एडवांस को रन ऐसे ही। एक नया टर्मिनल में खोल लेता हूँ इसमें, CD Y2 बेसिक, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया PHP वाई सर्व। अभी हमने क्या किया था, फ्रंट एंड को रन किया था, अब हम बैक एंड के वेब को रन करेंगे। अभी अगर आप इसको डायरेक्टली रन करोगे तो आपको डेफिनेटली एरर आने वाली है, क्योंकि यहाँ एरर आएगी हमारा ये टेकन बाय अनदर प्रोसेस, क्योंकि ये 800 जो पोर्ट है हमारा वो पहले से रन कर रहा है हमारी फ्रंट एंड को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट 80, कुछ भी लिख दें 8081। ठीक है, अब ये हमारी एप्लीकेशन चलेगी इस वाले पोर्ट पे, इसको रन कर लेते हैं। अब एक बार मैं आपको इसको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, ये हमारा हो गया बैक एंड, दोनों चीज़ें हमारी चल गई हैं। अब इसके साथ साथ आपको मैंने एक बार आपको बताया था कि इसमें हमारे पास होता है कंपोनेंट, उसका नाम है URL मैनेजर। तो उसका थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं क्या होगा। अभी हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। पहले फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास URL मैनेजर है, यहाँ पे होगा, ये रहा। ठीक है, एक बार इसमें आते हैं। देखो यहाँ जब हम किसी भी URL पे जाएंगे तो में जो राउट है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग चल रहा है। मतलब हम अपना कोई भी जो ये URL है जो हमारा, ये यूज़र फ्रेंडली URL नहीं है, मतलब ये पैरामीटराइज URL है। ठीक है, तो हमने एक पैरामीटर R करके पास किया, उसके बाद क्या राउट में एक्सेस करना है वो पास किया। अब ये हमेशा आपने देखा होगा कि वेबसाइट में ऐसे नहीं चलता, आपने देखा होगा कि हमेशा चलता है साइट इंडेक्स, ऐसे करके चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही वाला बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होता है, कोड पे आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं पहले एनेबल। ठीक है, हो गया एनेबल। ये जो पैरामीटर है हमारा एनेबल PT URL ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा इसको रन करेगा। वापस आते हैं, इसने पूरा चेंज कर देना है। अब आप URL देखो, क्या URL बन रहा है, साइट कॉन्टैक्ट, साइट साइनअप, होम, लॉगिन पेज। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसको जाके फ्रंट एंड इधर भी बैक एंड में भी कर देंगे तो बैक एंड में भी चेंज हो जाएगा। बैक एंड में भी कर देते हैं एक बार जाके इसको, बैक एंड के कॉन्फ़िग में गए, एसेट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे रन कर, ठीक है, ये अभी हमने एनेबल कर दिया। इसको वापस आके देखेंगे तो ये भी हमारा PT URL हो गया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसमें लॉगिन कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो, क्योंकि हमने माइग्रेशन चला ही लिया पहले से। अब जैसे ये URL दिया, इसी का ये ईमेल बना देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2, ठीक हो गया। अब इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन हमने ये वाला था, आईडी पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। हो गया, ये दिखा रहा है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, बट हमने तो अभी अभी यूजर बनाया है ना, उसको डेटाबेस में जाके देखेंगे तो वो भी नहीं हो रहा। ये यूजर भी पड़ा है यहाँ पे हमारा, पर ये लॉगिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस जो है हमारा 9 है। 9 का मतलब है इसमें, यहाँ आप इसमें आओगे, यहाँ देखो, जब हम इसमें आते हैं कॉमन के अंदर मॉडल यूजर, तो कई बार कंफ्यूजन आता है हमेशा कि लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेटस T1 कर रखे हैं।
अब जितने भी एक्टिव यूजर होंगे वही हमारे लॉगिन होंगे, इनएक्टिव या डिलीटेड यूजर लॉगिन नहीं होंगे। अब ये लॉगिन जो फंक्शन चलता है वो चलता है हमारा फाइंड बाय यूजर एक्सेस टोकन, वेरिफिकेशन टोकन ले लो, या फिर आप पासवर्ड रिसेट टोकन, वो भी सब एक्टिव चाहिए होते हैं। फाइंड बाय यूजर नेम ले लो, तो वो भी सब एक्टिव यूजर चाहिए होते हैं हमें। तो अभी ये वाला फंक्शन चल रहा होगा, इसमें इसको एक्टिव यूजर चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, जब हमने ये रजिस्टर किया था यूजर, तब क्या होता है एक ईमेल बैकएंड में शूट होती है, लेकिन हमने मेल कॉन्फ़िग अभी सेट नहीं किया, इसलिए मेल हमको मिला नहीं होगा। तो इसमें फ्रंट एंड से हमने रजिस्टर किया था, इसमें आते हैं रन टाइम के अंदर मेल, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेल आपको मिली होगी, ये मेल बनी है, जो भी मेल गई होगी फ्रॉम इस यूजर से इसको जानी है और ये मेल गई है। तो अभी हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया। आते हैं इस पर, यहाँ आते हैं। अब क्या होगा, रॉन्ग वेरिफिकेशन ईमेल टोकन, एक्चुअली शायद कुछ इसमें वो चल रहा है कि ये सही से कोड नहीं हो रखा है इनका, कि जो टोकन है वो चेंज हो जा रहा है। जब हमने सेव किया होगा टोकन वेरिफिकेशन चेंज हो गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन टोकन यहाँ से कॉपी करते हैं, डायरेक्टली हम स्टेटस भी टर्न कर सकते हैं, तभी ये चल जाएगा। लेकिन आपको ये पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। आप स्टेटस को टर्न करोगे तो वो चल जाना है। इसको एंट्री करते हैं और ये हो गया, ये योर ईमेल हैज बीन कंफर्म। अब इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम ये था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया सेव, ये हो गया लॉगिन हमारा। यहाँ पे आगे लिखा लॉग आउट। अब सेम हम, क्योंकि हमने एक ही हमारा डेटाबेस है तो हम बैकएंड में भी लॉगिन कर सकते हैं इससे आसानी से। अब ये वाला यूजर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी हम इसको लॉगिन कर सकते हैं, है ना। हमारी दोनों एप्लीकेशन में ही लॉगिन चल रहा है। यहाँ भी देखोगे आपका अनेबल यूआरएल ट्रू किया था, वो अनेबल ही हो रखा है। अब दोनों एप्लीकेशन आपने देख लिया कि कैसे दोनों एप्लीकेशन आपकी रन हो चुकी है। अब जब हम अगली वीडियो में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो इन जो भी हमारे एप्लीकेशन हम रन करते हैं उनको वर्चुअल होस्ट के थ्रू कैसे रन करें। तो मैं ये आपको बेसिक चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे जितना भी एनवायरनमेंट आपका प्रोजेक्ट का ये सेटअप होगा तो आपको एक रियल, जैसे आप रियल कंपनी में काम करते हो तो आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप कई वीडियो में आपने देखा हो कि आपको ऐसे बता के आप चले जाते हैं कि हाँ ये चीज़ चल गया हमारा, लेकिन नहीं, एक्चुअली में जब आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से करनी होती है। तो मैं आपको पूरा उसी अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अपनी राय कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अभी के लिए बाय।